दिवाली पर गरीब की पहली गाड़ी। शेखर अपनी पत्नी साक्षी और 12 साल के बेटे अभय के साथ चांदपुर गांव में अपने छोटे से घर में रहता है। शेखर बहुत गरीब था। वो उसी गांव के एक सेठ दर्पण के घर में नौकर का काम करता था और उसकी महंगी कार में ड्राइवर की नौकरी करता था। शेखर की आमदनी महीने की केवल 3,000 रुपए थी। एक दिन सवेरे, साक्षी, तुरंत चाय ले आओ। दर्पण मालिक को आज शहर लेकर जाना है मुझे। तभी साक्षी चाय लेकर आती है। सुनिए जी, घर में राशन खत्म हो चुका है और 4 दिन बाद दिवाली भी है। 2 दिन बाद दर्पण मालिक पैसे देंगे, तब मैं ले आऊंगा राशन। तभी शेखर उसी गांव के सेठ दर्पण के बड़े से घर में आता है। दर्पण अपनी पत्नी पायल के साथ रहता है। 2 कौड़ी के नौकर, ये कोई समय है तेरा आने का? तुझे पता है ना आज कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है मुझे। मालिक, माफ कर दीजिए। तभी शेखर दर्पण को उसकी महंगी कार में लेकर शहर चला जाता है। इधर अभय अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। दोस्तों, मेरे पिताजी इस दिवाली पर एक कार खरीदने वाले हैं। मेरे भी पिताजी दिवाली पर कार खरीदने वाले हैं। मेरे भी पिताजी दिवाली पर नई कार लाएंगे। अरे भिखारी, तेरे पिताजी तो एक मामूली से नौकर है। तेरे पिता की औकात नहीं है इतनी कीमती कार खरीदने की। अभय के दोस्त उसकी गरीबी और उसके पिता का बहुत मजाक उड़ाते हैं। तभी अभय रोते रोते अपने घर आता है। माँ, पिताजी से कहिए ना कि वो इस दिवाली पर एक कार खरीद कर लाए। मेरे सारे दोस्त कहते हैं कि हमारी औकात नहीं है कार खरीदने की। बेटा, तुम तो जानते हो ना हम कितने गरीब हैं। हम कैसे इतनी कीमती कार खरीद पाएंगे? माँ, मुझे कार चाहिए। मुझे उसमें बैठकर गांव में घूमना है। अगर पिताजी कार नहीं लाएंगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। तभी अभय बाहर चला जाता है। ये लड़का भी ना, हम सही से अपना पेट तो भर नहीं पाते, तो हम कार कैसे खरीद पाएंगे? रात का समय। तभी साक्षी शेखर को सारी बात बताती है। अभय बेटा, तुझे दिवाली पर कार चाहिए ना? मैं दिवाली पर एक कार खरीद कर ले आऊंगा। हाँ सच पिताजी? आप सच में कार खरीद कर लाएंगे? हाँ बेटा, सच में। अब हमारे पास भी हमारी कार होगी। थोड़े समय बाद अभय सो जाता है। जी, आपने अभय से झूठ क्यों कहा कि आप दिवाली पर कार ले आएंगे? अरे साक्षी, मैं दिवाली पर कुछ समय के लिए दर्पण मालिक की कार ले आऊंगा और अभय को उसमें बिठाकर पूरा गांव घुमाऊंगा। अगर मैं अभय को मना कर देता तो वो दुखी हो जाता। अगले दिन दर्पण शेखर को उसकी पगार के 3,000 रुपए देता है, जिसमें शेखर घर में थोड़ा राशन भर लेता है और बिजली का बिल भर देता है और बाकी पैसे दिवाली के लिए रख देता है। 2 दिन बाद सवेरे, मेरे पास तो 1,000 रुपए ही हैं। अभय बेटा, चलो हम बाजार से पटाखे और दिवाली का सामान लेकर आते हैं। माँ, पिताजी आज कार लाएंगे ना? हाँ बेटा। साक्षी अभय को लेकर बाजार चली जाती है, जहां वो पटाखे, दिए और भी कई सारा सामान खरीदने लगते हैं। देखते ही देखते रात हो जाती है। सारे गांव में लोग बड़ी धूमधाम से दिवाली मना रहे थे। चारों ओर पटाखे फूट रहे थे। इधर साक्षी और अभय अपने घर के आंगन में खड़े थे। माँ, पिताजी अब तक कार लेकर क्यों नहीं आए? आ जाएंगे बेटा। इधर शेखर दर्पण की कार लेकर बाजार में आता है। दर्पण मालिक ने जो काम दिया था वो तो हो गया। अब कुछ समय के लिए मैं कार लेकर अपने घर जाता हूँ और अभय साक्षी को कार में घुमाकर वापस कार लेकर मालिक के घर चला जाऊंगा। शेखर कार लेकर अपने घर आता है। शेखर को कार में आता देखकर सारे मोहल्ले वाले दंग रह जाते हैं। तभी अभय अपनी माँ से कहता है। माँ, देखिए, पिताजी कार लेकर आए हैं। ये पिताजी, ये अपनी कार है ना? हाँ बेटा, ये कार मैंने खरीदी है। ये सुनकर आसपास के लोग दंग रह जाते हैं। ये क्या, इस भिखारी शेखर के पास इतनी महंगी कार कहाँ से आ गई? चलो अभय, अपनी कार में घूम कर आते हैं। शेखर अभय और साक्षी को कार में बिठाकर पूरे गांव में घूमने लगता है। करीब 30 मिनट तक वो कार में घूमते रहे। थोड़े समय बाद शेखर कार लेकर अपने घर आता है तो वो क्या देखता है कि सामने दर्पण और उसकी पत्नी पायल उसके घर के पास खड़े थे। ये देखकर शेखर के होश उड़ जाते हैं। तभी तीनों कार से बाहर आते हैं। मालिक, वो मैं वो 2 कौड़ी के नौकर, तू मेरी इतनी कीमती कार में अपने इस फटीचर परिवार को लेकर घूम रहा था। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी कार में अपने बेटे और बीवी को बैठाने की? हाँ। तभी दर्पण अपनी बेल्ट निकालकर सारे गांव वालों के सामने शेखर को पीटने लगता है।
तेरी औकात साइकिल खरीदने की भी नहीं है, 2 कौड़ी के नौकर। और तू मेरी इतनी कीमती कार में घूम रहा है। आज मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। आह, आह, नहीं मालिक, मुझे माफ कर दीजिए मालिक। आह। दर्पण बड़ी बेरहमी से शेखर को पीटे जा रहा था। देखो देखो, जेब में अठन्नी नहीं और इतने बड़े आदमी की कार को अपनी कार बता रहा था। और पीटो इसे। दूसरों की प्रॉपर्टी को अपना बताने का यही अंजाम होता है। सरेआम दर्पण शेखर की पिटाई करता रहा। ये देखकर अभय साक्षी खूब रोने लगते हैं। 2 कौड़ी के नौकर, आज के बाद अपनी मनुष्य शक्ल लेकर कभी मत आना मेरे घर। दर्पण और पायल अपनी कार लेकर वहां से चले जाते हैं। पिताजी, मेरी खुशी के खातिर आप पूरे गांव वालों के सामने बेइज्जत हो गए। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। ना मैं कार लाने की जिद करता, ना आपके साथ इतना बुरा होता। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। नहीं मेरे बच्चे, तू माफी मत मांग। अब मैं कार खरीद कर ही दिखाऊंगा। ये एक पिता का वादा है बेटा। साक्षी, अपना और अभय का ख्याल रखना। मैं बहुत जल्द लौट आऊंगा। इतना कहकर शेखर वहां से चला जाता है। साक्षी और अभय ये देखकर खूब रोने लगते हैं। तभी शेखर गांव के बस स्टॉप पर आकर कुर्सी पर बैठ जाता है। कैसा पिता हूं मैं अपने बच्चे की एक इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा हूं। नहीं, अब मैं रात दिन मेहनत करूंगा और पैसे कमाकर अपने बेटे के लिए एक कार खरीद कर लाऊंगा। तभी शेखर को सामने जमीन पर एक सोने का नेकलेस पड़ा दिखाई देता है। उस समय वहां कोई नहीं था। तभी शेखर उस नेकलेस को उठाता है। ये तो सोने का नेकलेस है, पर इतनी कीमती सोने का नेकलेस किसका होगा? यहीं रुकता हूँ, जिसका भी होगा वो लेने जरूर आएंगे। शेखर वहीं कुर्सी पर बैठ जाता है। करीब 1 घंटे बाद एक बड़ी सी कार वहां आती है, जिसमें से एक बलराम नाम का आदमी बाहर आता है और नीचे जमीन पर कुछ ढूंढने लगता है। ये देखकर शेखर उसके पास आता है। मालिक, क्या हुआ? कुछ खो गया आपका? भाई साहब, अभी कुछ समय पहले मैं अपनी पत्नी के साथ बस से उतरकर यहाँ से अपने घर गया। पता नहीं मेरी पत्नी का सोने का नेकलेस कहाँ गिर गया। मैं कब से उसे तलाश कर रहा हूँ। मालिक, बहुत कीमती नेकलेस था क्या वो? अरे वो नेकलेस मेरी माँ की आखिरी निशानी है। अगर वो नेकलेस नहीं मिला तो मैं और मेरी पत्नी अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। तभी शेखर वो नेकलेस बलराम को दे देता है। अरे यही तो है मेरी माँ का नेकलेस। भाई साहब, ये आपके पास कैसे आया? मालिक, ये नेकलेस मुझे यहाँ ज़मीन पर पड़ा मिला। मैंने सोचा कीमती नेकलेस है, किसी की मेहनत की कमाई का होगा और जिसका होगा वो परेशान हो रहा होगा। इसलिए मैं पिछले 1 घंटे से यहाँ बैठकर इस नेकलेस के मालिक का इंतजार कर रहा था। ये सुनकर बलराम खुश हो जाता है। आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है भाई साहब। ये नेकलेस मेरी जान है। अगर ये मुझे नहीं मिलता तो पता नहीं मैं अपने आप को क्या कर बैठता। ये लीजिए मेरी कार की चाबी। आज से मेरी 5 लाख की कार ये आपकी है। अरे नहीं नहीं मालिक, ये मैं कैसे ले सकता हूँ? अरे मैं आपकी अच्छाई और ईमानदारी देखकर आपको ये कार दे रहा हूँ। रख लीजिए भाई साहब, मुझे अच्छा लगेगा। तभी बलराम शेखर को अपनी कार हमेशा के लिए देकर वहां से चला जाता है। ये देखकर शेखर बहुत खुश हो जाता है। तभी वो कार लेकर अपने घर आता है और अपनी पत्नी और अभय को सारी बात विस्तार से बताता है। दर्पण, मालिक ने 2 लाख रुपए की कार के बदले आपकी इतनी बेइज्जती की थी और आपकी अच्छाई और ईमानदारी देखकर बलराम मालिक ने आपको 5 लाख रुपए की कार खुशी से दे दी। उसके बाद शेखर अपनी उस कार में साक्षी और अभय को लेकर पूरे गांव में घूमने लगा। किसी ने सच ही कहा है कि अपने रुतबे और पैसों पर इतना घमंड कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय और भाग्य बदलते देर नहीं लगती। इसी तरह दिवाली पर एक गरीब के घर आई उसकी पहली गाड़ी। बिन ब्याही ननद का करवा चौथ। सरिता अपनी ननद सुषमा से बहुत जलती थी। कारण ये था कि सरिता की सास मालिनी बार बार अपनी बेटी की तुलना उससे करती थी। एक दिन सरिता इंटरनेट से देखकर एक सब्जी बनाती है। इंटरनेट से देखकर ये क्या बेकार सी सब्जी बनाई है। इससे अच्छा तो तुम सुषमा से ही पूछ लेती। उससे अच्छा खाना तो आज तक किसी ने नहीं बनाया। सरिता चुपचाप अंदर चली जाती है। सरिता मन ही मन, पता नहीं ये कब जाएगी इस घर से। जिस दिन से आई हूँ सारा दिन सुषमा 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 सुनकर तो मेरे कान ही पक गए हैं। ये जाएगी तो मुझे चैन आएगा। इतनी देर में सुषमा कहीं से आती है। वो बहुत ही खुश लग रही होती है। आ गई सुषमा, चल सरिता को बोल दे खाना लगाने के लिए। पता नहीं क्या अजीब सी सब्जी बनाई है इंटरनेट से देखकर। उसने बनाया खाना, मुझे नहीं खाना, रहने दो, मैं बाहर से ही कुछ ऑर्डर कर लूंगी।
वो बाहर से पिज्जा ऑर्डर करके खाने लगती है। सरिता की बनाई हुई बची हुई सब्जी फिक जाती है। रात होती है और सब सोने चले जाते हैं। तभी नीलिमा को सुषमा के कमरे से फोन पर बातें करने की आवाजें आती हैं। वो धीरे धीरे किसी से फोन पर बात कर रही होती है। सुषमा, किससे बात कर रही हो इस समय? अच्छा हुआ मम्मी आपको पता चल गया, मैं तो खुद ही बताने वाली थी। मैं और सुमित एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं सुमित से ही शादी करूंगी। क्या? ये शादी नहीं हो सकती। शादी तो मैं सुमित से ही करूंगी और आप नहीं मानोगे तो हम भाग जाएंगे। सुषमा माँ की बात बिल्कुल नहीं मानती और सुमित से मिलना जारी रखती है। उसे सुमित पर पूरा विश्वास होता है। वो मन ही मन उसे अपना पति मान चुकी होती है और सबसे छुपकर उसके लिए करवा चौथ भी रखती है। जब सरिता को सुषमा के बॉयफ्रेंड होने का पता चलता है, वो जानबूझकर उसकी शादी की बात छेड़ती है। माँ जी, मेरी एक सहेली ने बहुत अच्छा रिश्ता बताया दीदी के लिए, आप कहें तो बात चलाऊं? माँ, इनसे कह दीजिए, इन्हें मेरी शादी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो बस मुझे घर से भगाना चाहती हैं। मैं वहां शादी करूंगी जहां मेरा मन करेगा। रात को सुषमा सुमित से, सुमित, मेरे घर वाले मेरी शादी की बात कर रहे हैं। मैं कल आती हूँ तुम्हारे घर और हम कल शादी कर लेंगे। शादी की बात सुनकर ही सुमित आवाज कटने का बहाना करता है और फोन रख देता है। अगले दिन सुषमा उसके घर पहुंच जाती है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, चुपचाप करवा चौथ भी रखती हूँ। हम शादी कब करेंगे? अरे मैं भी बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, कर लेंगे शादी भी, अभी पास तो आओ। वक्त बीतता जाता है। जल्द ही सुषमा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। जब ये बात सुषमा सुमित को बता रही होती है तो सरिता सुन लेती है। हे भगवान, मेरी सास तो सब कुछ अपनी बेटी पर लुटा देगी। मेरे बारे में कोई नहीं सोचेगा। मुझे एक बार इस सुमित का पता लगाना ही पड़ेगा। उधर जब से सुमित को पता चलता है कि सुषमा मां बनने वाली है, वो उससे किनारा करने लगता है। एक दिन सरिता सुमित से मिलने जाती है। अरे सुमित, तुम तो मेरे कजिन निकले। क्या तुम सच में सुषमा से शादी करने वाले हो? हैं? शादी? मैं उससे कोई शादी नहीं करने वाला, मैं तो टाइम पास कर रहा था। पर वो तो मां बनने वाली है। हाँ पता है ना, ये मुसीबत भी मेरे ही गले पड़ी है। क्या कहते हो फिर? हम दोनों की एक ही मुसीबत है, हटा दे रास्ते से इसे। हैं? क्या सच? पर कैसे करेंगे? वो मुझ पर छोड़ दो, मेरे साथ ही रहती है ना, मैं देख लूंगी उसे। सरिता मन ही मन, अगर माँ जी तक ये बात पहुंच जाए कि बेटी बिन ब्याही माँ बनने जा रही है तो मजा ही आ जाएगा। सुमित तो इससे शादी करने वाला है ही नहीं, और फिर ये बच्चा, इसका इलाज तो माँ जी खुद ही करेंगी। चलो माँ जी से बात की जाए। घर पर, माँ जी, आजकल दीदी बड़ी थकी थकी सी लगती हैं, आपको नहीं लगता? हाँ, लगा तो मुझे भी था। तो क्यों ना हम उन्हें डॉक्टर के पास ले जाएं? तभी सुषमा बाहर से आती है और नीलिमा उससे डॉक्टर के यहाँ चलने की बात करती है। डॉक्टर? क्यों, मुझे क्या हुआ है? भली चंगी तो हूँ। हाँ, मुझे पता है ना, तू डॉक्टर के यहाँ क्यों नहीं जाना चाहती। तेरी पोल जो खुल जाएगी कि बिन ब्याही माँ बनने जा रही है। एक बार चलिए ना दीदी, माँ जी को कितनी चिंता हो रही है। नहीं भाभी, मैं ठीक हूँ। ये ऐसे नहीं मानेगी, मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। अगले दिन सरिता उसे दूध में कुछ दवाई मिलाकर देती है। अब देखती हूँ ये कैसे बचती है। सुषमा वो दूध पीकर सो जाती है और सुबह बहुत देर तक उठती नहीं है। लगता है गई, चलो रास्ता साफ हो गया। अभी मैं चुप ही रहती हूँ, इसकी माँ आएगी ना, खुद ही देखेगी अपनी बेटी को। मैं तो सुमित को खुशखबरी देती हूँ। वो जैसे ही सुमित को फोन लगाती है वैसे ही सुषमा उठ जाती है। माँ, सर बहुत भारी हो रहा है, पता नहीं आज इतनी नींद कैसे आ गई। सरिता सुमित को सब बात बताती है। वो उससे कुछ रास्ता निकालने की बात करता है। सरिता, तुम चिंता मत करो, इस रास्ते के कांटे को कैसे हटाना है अब मैं देखता हूँ। आए दिन रोड पर एक्सीडेंट होते रहते हैं, एक और हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, और इतने लोग मरते हैं, एक और सही। दोनों एक दूसरे की बात समझ जाते हैं। अगले दिन, माँ जी, मुझे वो घर का काफी सामान लाना है, मैं मार्केट चली जाती हूँ। अब आपको तो पता ही है कि मार्केट कितनी दूर है, शायद शाम हो जाए, तो फिर रास्ते में चाट भी खा लूंगी और आपके लिए भी ले आऊंगी। सरिता चाट का नाम जानबूझ कर लेती है क्योंकि उसे पता होता है कि चाट का नाम सुनकर उसकी प्रेग्नेंट ननद उसके साथ आने के लिए जरूर बोलेगी, और होता भी वही है। चलिए मैं भी साथ में चलती हूँ। सरिता और सुमित ने प्लान बना रखा था कि मौका मिलते ही सुमित सुषमा को गाड़ी से उड़ा देगा। मौका देखकर सुमित उनकी तरफ तेज रफ्तार कार लेकर आता है और सुषमा को टक्कर मारकर भाग जाता है। सरिता उसको उठाने का, रोने का नाटक करती है। सब उसको उठाते हैं। वो टाइम पर हॉस्पिटल पहुंच जाती है और बच जाती है। थोड़ी मरहम पट्टी के बाद वो घर आ जाती है। उसके प्रेग्नेंट होने की भी खबर किसी को नहीं लगती। घर पर, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। उस दिन दूध भी अजीब लग रहा था।
मैं इतना कभी नहीं सोती और आज ये एक्सीडेंट ऐसे कैसे हुआ कि टक्कर मुझे ही लगी, भाभी को नहीं? हम दोनों साथ ही तो थे। वो सुमित से मिलने जाती है और उसको सब बताती है। उसे ये पता ही नहीं होता कि ये सब वही कर रहा है। सुमित, कुछ ना कुछ चक्कर है, ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता। मतलब क्या हुआ? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता। मेरा पूरा ध्यान था, ऐसे कैसे कार आ गई? पर मुझे अपने व्रत उपवास पर पूरा भरोसा है। तुम्हारे लिए भी करवा चौथ रख रही हूँ इतने सालों से, और अब तो हमारा बच्चा भी आएगा। हमारी एक छोटी सी खुशहाल फैमिली होगी, बस तुम, मैं और अपना बेटा। सुमित को ये एहसास होता है कि सुषमा उससे कितना प्यार करती है। सालों से उसके लिए करवा चौथ रख रही है और वो उसके साथ क्या क्या कर रहा है, वो भी लालची भाभी के कहने पर। ये सब सुनकर सुमित को खुद पर शर्म आती है और उसका मन पलट जाता है। थोड़ी देर में सुषमा भी वहां से चली जाती है। थोड़ी देर में सरिता का फोन आता है। बच ही गई है, सारा प्लान चौपट हो गया। तुम्हारे पास ही आई होगी ना? एक काम करो ना, एक बार वापस ट्राई करो इसको मारने की। हाँ, देखते हैं। क्या हुआ? बड़ा बुझा बुझा सा जवाब आया है। नहीं, कुछ नहीं। कुछ दिन में सरिता को लगता है कि सुमित अब सुषमा की तरफ हो गया है और अब वो उसे नहीं मारना चाहता। अच्छा, तो अब ये मुझे डबल क्रॉस कर रहा है, इसे मैं बताती हूँ। अब वो सुमित का भी एक्सीडेंट करवा देती है, पर वो बच जाता है। अब सुमित को सरिता की सारी चालाकी समझ आती है। वो सुषमा को सब कुछ साफ साफ बता देता है और उसे और अपने बच्चे को अपना लेता है। सुषमा अपनी माँ के सामने सरिता के सारे राज खोल देती है और सुमित से शादी करने के लिए उन्हें मना लेती है।